नमस्कार सभी साथियों। आज ना एक हम उन्हीं 5 विषय में से एक और विषय लेकर आए हैं। मैं सोच रहा हूँ पहले हम सारे विषय का जो है क्यों ना पाठ्यक्रम विषय वस्तु से परिचित हो जाए, तब हम लोग उस पर आगे चर्चा करें। इसीलिए साथियों मैंने सोचा कि अभी हम लोग को में हमने 2 विषय के मतलब पाठ्यक्रम मैं ऐसा मैंने डाल दिए हैं। हिंदी के डाले, इकोनॉमिक्स के डाले, मेरा जियोग्राफी और मेरा ये सिविक्स बाकी है, मतलब नागरिक शास्त्र का 2 विषय का हमें चर्चा करनी है कक्षा 12 की। कक्षा 12 के इन 4 विषयों को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये 4 विषय इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने महत्वपूर्ण है कि आपके अगर आगे की एग्ज़ाम की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कहीं मतलब कि किसी भी स्तर से बात करें तो ये 4 विषय आपको बहुत हेल्प करेंगे, हर तरह से आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नागरिक शास्त्र कक्षा 12। नागरिक शास्त्र कक्षा 12 का मतलब ये है कि इसको देखिए, पहले तुम लोग एक चीज से परिचित हो जाएं कि नागरिक शास्त्र और आपने सुना होगा राजनीतिक विज्ञान। हम क्यों नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का आखिर आपस में कनेक्शन क्या है, ये किन चीज़ों से हमको परिचित कराता है, मतलब नागरिक शास्त्र हमको किन से मुलाकात कराएगा तो राजनीतिक विज्ञान में हमें क्या फ़ायदा है, दोनों को समझना चाहिए ना। तो इसलिए पहले मैं ऊपर लिख दूँ, वैसे मैं लिख देता हूँ नागरिक शास्त्र 12। साथियों एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि ये नागरिक शास्त्र कक्षा 12 की जो है, हम लोग पहले 12 की पढ़ाई को कर लें इन 4 विषयों की, फिर हम आगे भी आपको बहुत से विषयों से परिचित कराएंगे। मतलब कि जैसे क्या है कि अभी लोग कह रहे हैं कि भाई हमको अभी मतलब मेरी कई लोगों से बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि हमें जो है बायो पढ़ना है, मुझे बायो चाहिए, कॉमर्स नहीं, कॉमर्स वाले में है। और कुछ लोग कह रहे हैं कॉमर्स है जो उनको अकाउंटेंसी चाहिए, कुछ लोगों को फिजिक्स का चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। इस तरह से मतलब बहुत सारे विषय की चर्चा करेंगे। समझ लीजिए यदि आपने क्लास 6 मैंने देखा क्लास 6 to 12 कि अगर आप सारे विषयों से परिचित हो गए तो आपको आगे चल के फिर हर विषय से बहुत मतलब कि आपको आगे एग्जाम की कोई तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि आगे की जो परीक्षा में पूछी जाती है वो इन्हीं सबसे मिला के प्रश्न बनते हैं। कब बनते, कैसे बनते, जब हम लोग कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र के हर अध्याय की विषय वस्तु मतलब हर अध्याय के पाठ्यक्रम का जो प्रश्नोत्तर रहा करेगा उससे कोई जब चर्चा करेंगे तब हम उसमें बताएंगे आपको। और हालांकि हम ये भी आपको बताएंगे कि हम ये भी आपको इनसे चीज़ों से भी परिचित कराएंगे कि कितने नंबर के प्रश्न मतलब किस किस पे उससे बनते हैं। अध्याय 1 से 12 कितने नंबर का प्रश्न बनेगा, अध्याय 2 से कितने नंबर से, यूनिट में हम यूनिट में डिवाइड कर देंगे सब, हम जो है सबको यूनिट में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद देखेंगे। तो पहले हम लोग राजनीतिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र का संबंध समझ लें। तो देखिए बहुत ही आसान भाषा में, कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ, मतलब कि नागरिक शास्त्र में आपको देखिए शास्त्र जो है ना यह एक संस्कृत का शब्द है, शास्त्र संस्कृत का है। और नागरिक शास्त्र का तात्पर्य होता है कि व्यवस्था, व्यवस्था का तात्पर्य है नियम, मतलब कि नागरिक के नियम। नागरिक को किन अधिकारों से हमको परिचित है, किन क्या क्या चीज़ें हमें नागरिक के उसमें देखनी, नागरिक को क्या क्या मिलती है क्या नहीं है, इन सब चीज़ों से हम लोग परिचित होंगे। तो आइए हम लोग पहले देखें, मतलब कि नागरिक का मतलब है नियम कानून, नागरिक के नियम कानून। अगर हम इस पे बात करें तो आपको कक्षा 11 की आप नागरिक शास्त्र की किताब खोल के देखिए, उसके पहले ही अध्याय में नागरिक शास्त्र का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। पहले ही अध्याय ही उसका उदाहरण है, संविधान क्यों कब कैसे, मतलब कि जो है क्यों कब कैसे, इसमें संविधान की पूरी चर्चा की गई। संविधान किसके लिए, नागरिक के लिए। ये किस में आता है, नागरिक शास्त्र में आता है। किस क्लास में आता है, कक्षा 11 में आता है। उसके बाद अगले अध्याय में अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, वो क्या है, वो भी नागरिक के अधिकार है। फिर न्यायपालिका के बारे में बताया गया है, जजमेंट के बारे में। फिर उसके आगे विधायक, मतलब विधायिका का पूरा उसमें वर्णन किया। विधायिका किस लिए, नागरिक के लिए, जनता के लिए, ये सब जनता के लिए तो है ना। इसी तरह से मतलब नागरिक शास्त्र का मतलब होता है कि नागरिक के नियम कानून। और रही बात राजनीतिक विज्ञान की,
तो राजनीति विज्ञान में साथियों आपको हम एक चीज बता दें, ये जो हमारा राजनीति विज्ञान है, ये हम लोग का इसमें मतलब कि बताया जाता है। हालांकि भी मतलब कि कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान नहीं है, लेकिन लोग इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। कोई बंदा अधिक लोग जो है सिविक्स नहीं डालते हैं। अरे यूपी बोर्ड से अगर हिंदी में जो पढ़ते हैं वो डालते हैं नागरिक शास्त्र क्लास 11 क्लास 12, इस तरह की वीडियो से परिचित होते हैं। तो देखिए राजनीति विज्ञान का मतलब होता है कि राज्य के व्यवस्था को व्यवस्थित करने के नियम। राज्य के व्यवस्था को मतलब राजनीति एक तरह से कहा जाए, अगर हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो हम आपको कक्षा 11 की पहले ही अध्याय में एक लाइन लिखी है उसी के बारे में बताते हैं। उसका कनेक्शन राजनीति विज्ञान से है। कैसे? सत्ता को संचालित करने का व्यवस्था ही राजनीति विज्ञान कहलाता है। ये मैं आपको कहीं पे किसी किताब में ऐसे लिखा नहीं है, हम अपने तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को, मैं यही चाहता हूँ। अब इसको देखें तो हम लोग अपने घर में, अब चलिए मैं आपको एक थोड़ा कॉमेडी हो जाए, मतलब कि थोड़ी हंसी की बात हो जाए। राजनीति विज्ञान को अगर अपने घर में देखा जाए ना, मतलब समझना है कि आखिर ये नागरिक शास्त्र और राजनीति है क्या। तो नागरिक शास्त्र के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ राजनीति विज्ञान के बारे में आपको बताएंगे कि साथियों देखिए घर में क्या होता है। एक मतलब कि आपके दादा होंगे, ठीक, मतलब आज हम आपको डिवाइड कर देते हैं, सबको आज हम डिवाइड कर देते हैं राजनीति विज्ञान के तहत, ना कि नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में नागरिक की बात चर्चा की गई, राजनीति विज्ञान में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, डीएम, एसडीपी, इन लोग की चर्चा आती है। ये सब राजनीति विज्ञान से है। और ये सब किसके लिए है? राजनीति विज्ञान किसके लिए है? ये है हमारे नागरिक शास्त्र, नागरिक के लिए। आखिर व्यवस्था को किसके लिए संचालित किया जाएगा? नागरिक के लिए। तो इसीलिए तो साथियों हम आपको आज बता देते हैं कि जैसे हमने क्या किया ना, हम आपको अपने घर की बात बताते हैं। हम जो है अक्सर अधिकतर मैं नानी के घर रहा हूँ, शुरू से मैं बचपन से मैं नानी के यहाँ ज़्यादा रहा हूँ। मैं नानी के घर से परिचित रहा हूँ। मेरे दादा दादी नहीं है, स्वर्गवास हो गया उनका, लेकिन मेरी नानी है। मेरी नानी लोगों को मैंने क्या किया है ना कि घर में मैंने सबको डिवाइड कर दिया है। मैंने अपनी नानी को राष्ट्रपति का पद दिया है कि वो राष्ट्रपति हैं, वो नाम मात्र की हैं। मतलब उनका क्या है कि हाँ ये है कि घर में अगर कोई काम पड़ता है तो उनकी सलाह राय मशवरा लिया जाता है। और मेरे 3 मामा हैं, मैंने तीनों मामा को जो है किसी को मतलब बड़े वाले जो मामा है उनको मैंने रक्षा मंत्री बना दिया है, छोटे वाले बीच वाले जो मामा है उनको मैंने गृह मंत्री का पद दिया है। और अगर इसी तरह से देखें मेरे छोटे वाले जो मामा है वो मेरे नानी मतलब कि परिवार मतलब घर पे रहते हैं। मेरे ये 2 मामा क्या है कि बाहर रहा करते हैं, तो उन लोगों को जो बाहर बड़े बड़े पद दिए हैं। और मेरे जो बीच सबसे छोटे मामा है मैंने उनको वहाँ मुख्यमंत्री का पद दिया है, क्योंकि वो घर का पूरा व्यवस्था मैनेज करते हैं इस तरह से। और मामियों को क्या है कि अगर बड़े वाले मामी को डिप्टी रक्षा मंत्री मतलब कि डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर, और बीच वाले मामी को डिप्टी होम मिनिस्टर, और छोटे वाले मामी को गृह मंत्री सीएम मतलब डिप्टी सीएम। और अपना क्या है, हम क्या है अपने घर के विधायक है। और ऐसे मतलब मैंने सबको किसी न किसी में बांट रखा है। तो आपको अगर समझना है तो इसी तरह से आप क्या करो कि आप अपने घर में जैसे आपको लगे कि हाँ ये काम है इनका ऐसे है, इनको ये पद दे दीजिए, समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब आइए साथियों, तो हम लोग अब क्यों ना नागरिक शास्त्र में, मैं आशा करता हूँ, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र में फ़र्क पता चल गया कि हमें किस में क्या पढ़ना है। अगर कभी हमको जरूरत पड़ेगी तो हम आपको राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ चर्चा करूँगा मैं साथियों। तो साथियों क्यों देखिए, अब हम आपको बता दें ना, जिस तरह से मैंने अर्थशास्त्र में बताया था आपको कि अर्थशास्त्र की किताब को 2 भाग में बांटा गया है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र। ये हम अर्थशास्त्र की उसमें चर्चा करेंगे। इसी तरह से कक्षा 12 की जो नागरिक शास्त्र है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक समकालीन विश्व राजनीति और एक स्वतंत्र भारत में राजनीति। देखिए साथियों ये 2 किताबें इसमें आती है एनसीईआरटी बेस पे। मैं आपको पूरी चीज़ें एनसीईआरटी बेस पे ही बताऊंगा, समझाऊंगा। मैं स्टेट बोर्ड्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे मैं उसको की नोट्स करूंगा, की पॉइंट्स को। तो देखिए समकालीन विश्व की राजनीति में जो है हमको पूरे विश्व के बारे में चर्चा करनी है, उसमें हमको पूरे विश्व की राजनीति के बारे में पता चलेगा। और हमारा जो स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसमें क्या है कि हमको खाली अपने देश के बारे में, हमारा देश क्या क्या किया 1947 से आज तक, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ का कैसे, ये सब की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे स्वतंत्र भारत की राजनीति में।
तो जैसा कि हमने आपको बताया, और हाँ कुछ लोग क्या होता है कि आप लोग स्टेट बोर्ड्स की बुक्स वगैरह में देखते होंगे, दोनों किताब जो है एक ही में कंबाइंड रहती है। कंबाइंड रहने का मतलब कि दोनों को जो है ऐसे क्या है, एनसीईआरटी के बेस पे देखें तो मतलब कि समकालीन विश्व राजनीति की एक अलग किताब है और स्वतंत्र भारत की राजनीति की एक अलग किताब है। लेकिन क्या है कि स्टेट बोर्ड्स के मैंने कई बुक्स में देखा है दोनों एक ही में कंबाइंड रहते हैं। कंबाइंड रहने का मेरे कहने का ये मतलब है कि इसमें क्या होता है ना साथियों कि दोनों दोनों को जो है दो डिवाइड में डिवाइड मतलब कि दो भागों में बांटा जाता है, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या रहता है कि मतलब कि जो पहला जैसे बुक है उसको ए में डिवाइड करके दूसरा जो है बी में आ जाता है। इसी तरह से आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पानी में इतने बड़े बड़े कंकड़ को डालेंगे, 50 कंकड़ डाल दे एक लोटा पानी या एक जग पानी में अगर 50 कंकड़ डाल देते हैं तो पानी को अगर हम लोग कभी अलग करा जाएगा, दोनों को पृथक करेंगे तो मतलब पानी अलग हो जाएगा, कंकड़ अलग हो जाएगा, न कि दोनों एक ही में घुल जाएगा। इसी तरह से ये दोनों किताब को अगर सेक्शन मतलब एक पे कंबाइन किया गया है तो इसको हम अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, इसको अलग तरीके से, ना कि हम दोनों को मिला के हलवा कर सकते हैं। हर जगह हलवा बनाना अच्छा नहीं होता है क्योंकि हलवा में अगर अधिक चीनी पड़ जाए तो हलवा बेकार हो जाता है। चीनी भी उतना ही डालो जितना मतलब कि चल जाए। और अगर एक चीज़ आप और नोट कर लीजिएगा साथियों कि जो चीनी की बात कर रहे हैं, जो शुगर पेशेंट होते हैं इनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। जानते हैं कि उनको मतलब मिठास से प्रॉब्लम है लेकिन पसंद है। तो आइए साथियों पहले वाले की हम चर्चा कर लेते हैं, पहले विषय किताब की। तो हम यहाँ पे किताब न लिख के हमने आपको बताया कि पहला किताब जो हमारा समकालीन विश्व राजनीति है, हम उसको सेक्शन में मतलब खंड में डिवाइड करते हैं। आप समझने की कोशिश करिएगा, खंड का समकालीन विश्व राजनीति। इसमें देखिए दोनों किताबों में 9 अध्याय है। जिस तरह से अर्थशास्त्र के दोनों किताब में 6 अध्याय थे, उसी तरह से इसमें भी 9 अध्याय। 9 अध्याय मेरे खंड क में है, 9 अध्याय मेरा खंड ख में है। साथियों आपको एक और चीज नोट कर लीजिएगा कि इसमें भी क्या है कि दोनों की मतलब सारे अध्याय बराबर नहीं है, सारे अध्याय में अंतर है। कोई मतलब छोटा है, किसी में अधिक पढ़ना है, किसी में कम पढ़ना है। ये तो जब नंबर पे भी हम लोग चर्चा करेंगे तब आए। तो समय को ज़्यादा बेकार ना करते हुए हम लोग अपने इस पर आते समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला इसमें जो अध्याय है खंड का के, इसमें पहला अध्याय है शीत युद्ध। मैं पहले नोट करा दूं फिर आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ, मतलब एक एक विषय से थोड़ा मतलब एक एक अध्याय से परिचित कराता हूँ। शीत युद्ध का दौर। मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, तेरी मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो ये ऐसी राइटिंग्स है ना, मतलब कि कुछ लोग का किताब में आपने देखा होगा कि राइटिंग्स बड़े विचित्र रहते हैं। फॉन्ट स्टाइल उन लोगों के बहुत अद्भुत रहते हैं। उन लोग क्या करते हैं कि उन लोग के जो फॉन्ट स्टाइल्स रहते हैं, मतलब कि जैसे मेरे कहने का मतलब कि कुछ लोग ऐसे टेढ़ा मतलब स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं, कुछ लोग एकदम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। इस तरह से तो मेरा यही है। देखिए मेरी राइटिंग विचित्र है, आप इस पर राइटिंग पे ध्यान देते, आपको शब्द समझ में अच्छा समझ में है, सब समझ में मैं बस यही जानता हूँ। अगला अध्याय हमारा जो है वो है ध्रुवीयता का अंत। आपने तो खाली एक ही ध्रुव तारे के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ तो दो ध्रुव तारे आ गए। क्या है उनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। अगला है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व या अमेरिका का वर्चस्व। अमेरिकी वर्चस्व, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। चौथा हमारा अध्याय साथियों इसमें आता है, बहुत ही खास है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र मतलब कि मेरे कहने का ये आप समझ जाएंगे साथियों, इसकी ई की मात्रा है।
सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। मैं इतना सटा के इसलिए लिखा क्योंकि इसमें अध्याय थोड़ा बड़ा है, हमारे पास स्थान थोड़ा बहुत छोटा है, इसलिए हम ऐसे करके लिख रहे हैं। अगला अध्याय हमारा इसमें आता है समकालीन। ये हमारी इसमें समझ लीजिए कि हालांकि आपको एक बात बता दें, हमारे हर अध्याय में भारत की चर्चा है। हम लोग विश्व का पढ़ रहे हैं, ये हम लोग विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें भारत की हर अध्याय की चर्चा है। समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें जो है भारत के बारे में बताया गया है कि भारत, क्योंकि भारत क्या है कि साउथ एशिया में आता है साथियों। तो हमारा ये है छठे की अगर हम बात करें तो छठा जो हमारा अध्याय इसमें हमको पढ़ना है वो है अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये अंतरराष्ट्रीय संगठन में आपको पता क्या आता है, इसमें जो है हमारा जो विश्व बैंक है, विश्व स्वास्थ्य है WHO, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय संगठन में हम इसकी चर्चा करेंगे। ये बहुत खास है हमारे लिए। अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा बनाया गया है, मतलब कि क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे खुल के। सातवां अध्याय की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना जरूरी है। आपके पास कभी कभी एक प्रश्न आता होगा समकालीन, आपके पास एक प्रश्न आता है कि अगर यदि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे देश के लिए। उस प्रश्न का उत्तर आपको हम इसी वाले अध्याय में देंगे। समकालीन विश्व में सुरक्षा। आपको एक की पॉइंट और नोट करा दें तो हम बता दें कि इसमें बताया गया कि आदमी सुरक्षित कहाँ है, कैसे है। देखिए विश्व में सुरक्षा कहीं नहीं है, एक तरह से मतलब खतरा हर किसी न किसी को किसी न किसी तरीके से रहता ही करता है। कैसे रहता है, यदि अभी हम पढ़ा रहे हैं, मतलब हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको के साथ चर्चा कर रहे हैं, तो इन चर्चा के क्या पता भी यहाँ भूकंप आ जाए, प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, क्या पता कुछ भी अनर्थ हो जाए इस तरह से। अब आप मेरे वीडियो देख रहे हो, क्या पता आपके ऊपर कुछ गिर जाए, तो खतरा हर जगह है। इससे कैसे बचना है, क्या करना, इस अध्याय में हम समझेंगे। आठवां अध्याय है मतलब क्या अभी हम लिखेंगे तो कहोगे ये तो भूगोल का अध्याय होना चाहिए, हम लोग इसमें क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखिए जैसे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। आपको एक की पॉइंट नोट कर लीजिएगा साथियों, संसाधन, यही जो है ये वर्ड ही जो है इसमें यही हमको जो है इससे परिचित कराता है। अगर हम इस जगह लिख देते कि संसाधन। साथियों अगला हमारा अंतिम अध्याय इसमें जो हमको पढ़ना है वो है वैश्वीकरण। ये जो है मतलब आपको भी ये तो अर्थशास्त्र का होना चाहिए, वैश्वीकरण। इसमें साथियों एक की पॉइंट ये है, देखिए अब आइए हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट का, अधिक समय न बर्बाद करते हुए। शीत युद्ध का दौर, इसमें देखिए हमको शीत युद्ध का दौर का मतलब है कि ठंडा युद्ध। ठंडा युद्ध क्या होता है, जब हम इसकी चर्चा करेंगे तब हम आपको बताएंगे, बहुत खुल के बताएंगे, एक एक पॉइंट नोट कराने की कोशिश करूंगा, कुछ भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ताकि आप परीक्षा में बैठो तो फिर मतलब वहाँ पे ये ना रहे कि हमें ये नहीं आता। आप मतलब उसके डबल एग्जाम, मतलब डबल उदाहरण और डबल चीज़ें परिभाषाएं लिखो, मैं ऐसा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगला है 2 ध्रुवीयता कांत। मैंने बोला कि ध्रुव तो एक ही होता है, ध्रुव तारा के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ 2 ध्रुवीयता क्या हो गया, 2 ध्रुवीयता क्या है, ये हमारे विश्व की बात है, विश्व पे मतलब भूमंडल की बात है। भूमंडल का मतलब मेरे कहने का कि कई देशों को मिला के क्या होता है कि ध्रुव होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपने भारत का ध्रुव देखें, मेरे अनुसार, ये किसी किताब में नहीं लिखा है, मेरे अनुसार मैं अपने भारत का ध्रुव मानता हूँ, तो राष्ट्रपति को कह सकते हैं, राष्ट्रपति एक होता है, ध्रुव तारा भी एक होता है। लेकिन यह 2 ध्रुवीयता की बात की गई, ये जो है सोवियत संघ और अमेरिका की बात है इसमें।
इसके बारे में इस पर चर्चा करेंगे। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अब जब ध्रुवीयता का अंत होता है तो अमेरिका का उसमें क्या मतलब कि अमेरिका आगे चल के क्या करता है, इसके बारे में हम लोग समकालीन विश्व में पढ़ेंगे। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अब सत्ता के पास मतलब कि क्या क्या ऑप्शन है, मतलब कि इसका मेन केंद्र कहाँ है सत्ता शासन का। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या होता है कि अगर दो देशों के बीच जब युद्ध हो जाता है कभी कभी, तो उसका जो समाधान करने के लिए जो है मतलब जैसे भारत का बात करें तो हम आपको एक बात बता दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका जो है विश्व में जो हमारा सर्वोच्च मतलब कि विश्व के जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इस पे इनका बहुत मतलब कि मेन वो रहता था, महत्वपूर्ण फोकस इसी पे रहता था। कैसे रहता था हम इस पे आएंगे तो चर्चा करेंगे। आपको एक चीज़ और बता दें कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र मतलब कि अपने विश्व में जो है एक न्यायालय है। जिस तरह से अपने देश में इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हर राज्य में होते हैं और सब सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में एक होता है, जिस मतलब कि उसके जो उसने जो निर्णय कर दिया उसको सबको मानना पड़ता है, उसी तरह से पूरे विश्व का भी एक न्यायालय है। उसके बारे में हम लोग एक अध्याय में चर्चा करेंगे। अगला है समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में जो हमारे साउथ एशिया के जो देश हो हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल से, भूटान से, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम लोग इसी में न्यायालय की बात जो अभी हमने बोला इसी में करेंगे। वह एक संगठन है, एक संस्था है, क्या है उसका रोल, कैसे करता है, वो इस पे आएंगे तो बताएंगे। अगला है समकालीन विश्व में सुरक्षा। अभी हमने बताया समकालीन विश्व में सुरक्षा के आदमी सुरक्षित कहीं नहीं रहता। प्रधानमंत्री भी अगर चलते हैं तो उनके पीछे आपको एक चीज़ जान के बहुत हैरानी होगी कि अगर यदि अपने प्रधानमंत्री कहीं पे भी जाते हैं तो उनके एक दिन का जो खर्चा आता है वो 87 करोड़ रुपए के आसपास में आता है। ये मैं समझा हूँ, देखा हूँ, मैं कहीं पे पढ़ा नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मेरा अनुमान है कि ऐसे इतना खर्चा आता है। कैसे आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ जो हाई सिक्योरिटीज़ रहती है वो ऑल वर्ल्ड टॉप 1 सिक्योरिटीज़ रहती है। आपने उनके साथ एक लेडीज़ देखा होगा जो कि ट्रांसलेटर रहती है। अगर वो किसी भी कहीं पे भी जाते हैं, अगर किसी भी विश्व में किसी भी देश में जाते हैं उनके साथ जाती है, उसको वो सारी भाषाएँ आती हैं, वो जो है वहाँ की भाषाओं को ट्रांसलेट करके प्रधानमंत्री को अपने भाषा में समझाने की कोशिश करती है, कोशिश नहीं, वो करती है, उससे ही ड्यूटीज़ है। अगला अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इस समय अपने देश में इसी पे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण का मतलब है, अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझाएं तो अपने देश में भी क्या चल रहा है, कोरोना एक ऐसी महामारी है, और ये तो दूसरा कोरोना है, कोविड-21 की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का मतलब ये कहने का है, ऑक्सीजन क्या है, पर्यावरण से प्राप्त होता है ना, प्राकृतिक संसाधन है ना। ऑक्सीजन क्या है, इस समय ऑक्सीजन की अपने देश में क्या है, आवश्यकता है। ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है? ऑक्सीजन अभी हम सऊदी की बात करें, उसने जो हम लोगों को भी ऑक्सीजन दिया 80 टन ऑक्सीजन, इसके लिए हम लोग सदैव उसका आभारी रहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे। इसी तरह से साथियों अगर हम इसमें मतलब हम आएंगे तो हम ऑक्सीजन क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, एक उदाहरण और आपको प्राकृतिक संसाधन का देते समझाएंगे। नगर निगम का जो रोल रहता है वो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के अंदर आता है। नगर निगम का रोल का मतलब कि नगर निगम जो हमारे यहाँ काम करती है, नगर निगम क्या ड्यूटी है, अपने शहर को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखना ना। सुरक्षित कौन रखता है, पुलिस प्रशासन रखती है, लेकिन सुरक्षित रखने का इसमें नगर निगम का ये योगदान रहता है कि जैसे कहीं पेड़ उड़ कट गए हैं, कहीं पेड़ गिर गया है, कहीं कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई है, तूफान आया है, चक्रवात आ गया है, तो उन सबसे जो मतलब वहाँ पे हानि होती है उन सबको व्यवस्थित करना, सड़क की सुरक्षा मतलब सड़क पे सफाई वगैरह हर जगह मतलब स्वच्छ रखना, ये सब क्या है पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन में आते। कैसे आते जब इसकी चर्चा करेंगे तब हम आपको बताएंगे। अगला है वैश्वीकरण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो है इसके देखिए ये एक तरह से आपने ग्लोबलाइजेशन, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, 12th की इकोनॉमिक्स में भी है और इसमें भी है। इसमें क्या है कि आपको बताया गया है कि हमारा ग्लोबलाइजेशन मतलब कि वैश्वीकरण जो भारत है वो कैसे मतलब कि सत्ता उसको कैसे व्यवस्थित करती है, उसमें सत्ता का क्या योगदान है, इसके बारे में बताया गया है। तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे द्वारा ये सब सारी चीज़ें समझाई गई। मतलब ये हमारे खंड का की समकालीन विश्व राजनीति की एक किताब की मैंने चर्चा कर ली। अब आइए हम लोग अगले किताब के बारे में देखें जिसमें भारत का वर्णन किया गया है, मतलब भारत के बारे में बताया गया है, उसमें क्या है। यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप वीडियो पॉज करके ले सकते हैं।
हालांकि हम पढ़ा रहे हैं तो हमें उम्मीद तो नहीं लगती, लेकिन हमें ये पता है अगर आपको जैसे काफ़ी अजीब लग रहा है पढ़ना समझना नहीं आ रहा है पढ़ समझने में, तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को पॉज करिए, जाइए थोड़ा घूमिए टहलिए, देखिए 4 छः व्हाट्सएप पे मैसेज पड़ा है उसका आप लोग रिप्लाई करिए, क्योंकि सुबह का टाइम अगर आप सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग के मैसेज पड़े हैं, और अगर दोपहर में देख रहे हैं तो खाना खाया कि नहीं खाया, और कई लोगों के तो जीवन साथी का मैसेज आया होगा, तो आप पार्टनर जीवन साथी के मैसेज का रिप्लाई करें, इसी में कोई वो ना रहे, करते रहिए देखते रहिए, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो लोग भाव आपका अलग समझने लगते हैं। अगला हमारा खंड का की बात कर रहे हैं हम, भारत में स्वतंत्र राजनीति, ये दूसरा किताब है, ठीक साथियों। देखिए इसमें क्या है, पूरे भारत की चर्चा की गई, भारत का पूरा इतिहास जो 1947 से मतलब आधुनिक भारत के बारे में वर्णन किया गया है हर अध्याय में। अब कैसे किया गया है, जैसे देखिए जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तब राष्ट्र निर्माण की चुनौती बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पहला है हमारा, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसी में देखिए अब क्या था ना कि राष्ट्र निर्माण की जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी चुनौतियाँ आई, बहुत से कि उसी समय पाकिस्तान का पगलाने का भूत सवार हुआ था, जिन्ना एकदम पगला रहे थे कि हमको ये नहीं ये करना, हमको पाकिस्तान चाहिए पाकिस्तान चाहिए। और में हैदराबाद भी कुछ पगला रहा था कि हम पाकिस्तान से जुड़ेंगे, हैदराबाद कहाँ है बीच में, क्या है इसकी घटना में, इसमें आएंगे तब बात करेंगे। बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, समझ लीजिए कि अगर आप इसको पढ़ लीजिए तो आपको इतिहास पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आधी से ज़्यादा इतिहास इसका वर्णन इसी में किया गया, कश्मीर का क्या खेल था। उसके बाद है अगला अध्याय हमारा है एक दल के प्रभुत्व का दौर, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें अगर हम तीसरे अध्याय की बात करें साथियों, एक दल के प्रभुत्व का दौर के कहने का मतलब ये है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में कौन सी खाली एक पार्टी थी, दल का मतलब पार्टी, जैसे भी क्या बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, आरजेडी है, बिहार की नीतीश कुमार की पार्टी है, लालू है, इस लोग कई ऐसे मतलब कई पार्टी, शिवसेना है, ये भी तो हालांकि ये शिवसेना आरएसएस से वो है, संघ है, इसके बारे में क्या हम लोग इसमें आएंगे तो चर्चा करें। लेकिन एक दल का उस समय कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के जो दौर चल रहा था हर पूरे देश में खाली कांग्रेस पंजाब। हालांकि हम आपको एक चीज और बता दें, कांग्रेस से हमको याद आ गई कि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस के चुनाव का जो चिन्ह मतलब कांग्रेस का जो निशानी था, सिंबल था, वो हमेशा बदलता रहा है, कभी गाय बछड़ा रही है, कभी हमारे गांव का एक तो मतलब एक गांव की को दर्शाया गया है, आज क्या है पंजा है, ये कैसे है कब बदला क्या हो, जब हम चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन बिना बताए हम चैन की सांस नहीं लेंगे। एक दल के प्रभुत्व का दौर, अगला अध्याय इसमें हमको पढ़ना है साथियों, भारत में नियोजित राजनीति, नियोजित राजनीति। अगला इसमें हमें आ रहा है भारत का विदेश संबंध। इस पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे मस्त योगदान इसी पर है। अगर अपने देश को आज कोरोना काल चल रहा है, 80 टन सोना मिला, जिसमें मैं मानता हूँ कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ही कुछ है। कैसे है उन्होंने, आप याद करो, आप पीछे के न्यूज़ को खोल के देखेंगे तो ये इन्होंने वैक्सीन दिया था, इन्होंने अपनी मित्रता का फर्ज निभाया, तो उसने भी अपनी मित्रता का पूरा फर्ज निभाया। देखिए सहयोग करने से हमें सहयोग प्राप्त होता है, ये मत सोचिए कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जनता का एक वोट, एक बटन, एक उंगली डिसाइड करता है कि किसकी सरकार दिल्ली में रहेगी किसकी नहीं रहेगी। भारत का विदेश संबंध। अगला अगर हम अध्याय की बात करें इसी की, तो
जो है कांग्रेस प्रणाली, सॉरी कांग्रेस प्रणाली नहीं, कांग्रेस कार्य प्रणाली होगा। कांग्रेस कार्य प्रणाली, कांग्रेस कार्य प्रणाली की चुनौतियां की चुनौतियां। अगर हम अगले अध्याय की बात करें तो इसमें हमारा अगला अध्याय जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट व्यवस्था में संकट। आपको ये कुछ नोट नहीं करना है, मैं समझा रहा हूँ, खाली आप समझ लीजिए, काफ़ी है। अभी हम इस पे कितने से कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे इसकी चर्चा भी मैं अभी आपको समझाता हूँ, पहले मैं इसको समझा लें। अगला अध्याय हमारा जन आंदोलन का उदय। आंदोलन का उदय। यह जब तुम सरकार जो हम जनता के साथ अच्छा नहीं करेगी तो सिंपल सी बात है कि जनता क्या करेगी, आंदोलन करेगी। और हमारे मौलिक अधिकार में हमको अधिकार प्राप्त, हम कहीं पे भी भाषण दे सकते हैं, सभाएं निकाल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ये हम लोग मौलिक अधिकार में चर्चा करेंगे इसकी। अगला है हमारा क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं। अब इसके बाद हमारा इसमें लास्ट है भारतीय राजनीति। और इसमें हमें क्या है कि भारतीय राजनीति का मतलब क्या है कि नए बदलाव। नए बदलाव। साथियों ये हमारे 9 अध्याय मतलब खंड का है भारत में स्वतंत्र भारत में राजनीति के। इसमें जो है आपको समझ लीजिए पूरी राजनीति समझा दी गई है 1947 से आज तक की। नहीं समझाएंगे, हम समझाएंगे, आपको बताएंगे कैसे क्या इसका क्या कनेक्शन है। अब आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि हमने भी क्या बताया, अब हम राष्ट्र निर्माण चुनौती के बारे में बताया कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उसमें क्या समस्याएं थी। अभी उसके बाद मैंने बताया एक दल के प्रभुत्व का दौर, मतलब कि कांग्रेस पार्टी का क्या एक ही दल थी, उसका क्या दौर था, क्या करती थी क्या नहीं करती थी। इसमें सरदार पटेल आयरन मैन जिसे कहा जाता है, लौह पुरुष, उनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत में नियोजित राजनीति, इसके बारे में मतलब कि उस समय की जो योजनाएं चलती थी उससे नियोजित की जाती थी, जो उसमें राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता था। भारत में विदेश संबंध, भारत के विदेश संबंध कैसे रहा करते थे, आज कैसे हैं, उस समय कैसे थे, हमें किन देश से क्या प्राप्त होता था क्या नहीं होता, इसके बारे में चर्चा की गई। और फिर अगला है कांग्रेस प्रणाली की। कांग्रेस के उस समय एक ऐसी सरकार थी जो कि पूरे देश को संभालती थी, करती थी। हालांकि कांग्रेस का मैं बहुत बड़ा मतलब कि भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका बहुत बड़ा हमेशा से उसके सामने अगर कहा जाए कि आज हमारा देश इतना आगे बढ़ा है तो उसमें कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें जो आपको एक चीज़ और बता दें, कांग्रेस के समय के जो अध्यक्ष है राहुल गांधी को जो पप्पू आप कहते हो ना, पप्पू नहीं है, पप्पू से बड़ा भी पप्पू की तरह देख, मतलब कि कहने का मतलब है कि पूरे राजनेताओं में कोई भी नेता, राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जिसके पास पायलट का लाइसेंस है, मतलब पायलट का लाइसेंस प्राप्त है। लाइसेंस का मतलब कि जैसे डीएल ड्राइविंग लाइसेंस होती है ना, बाहर लोग आप लोगों के पास क्या है, डीएल होगा, आपके पापा के पास होगा, चाचा के पास होगा, आपके पास होगा। उसी तरह से पूरे नेताओं में अगर किसी के पास
फ्लाइट के मतलब कि पायलट का लाइसेंस है तो वो खाली राहुल गांधी के पास है। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, देख लीजिएगा। अगला है हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग समझाएंगे। जन आंदोलन का उदय, जनताओं का क्या आंदोलन था, क्या क्या उसने किए, क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या थी, और है लास्ट भारतीय राजनीति, मतलब कि भारत की राजनीति में नए बदलाव। कहने का मतलब कि अब क्या है और उस समय क्या था, अब की क्या स्थिति है और उस समय की क्या स्थिति रहा करती थी, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसी तरह से यदि हम आपको बताने की कोशिश करें तो हमने जो है सिलेबस की चर्चा कर ली। अब आइए हम लोग नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले, उसके बाद फिर हम लोग नंबर भी देखते हैं कितने नंबर का कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे हमारे। देखिए साथियों, बोर्ड एग्जाम में ना सिविक्स का अगर बात करें तो किसी भी स्टेट का एग्जाम रहे, चाहे स्टेट का रहे चाहे सीबीएसई बोर्ड का, कोई भी एग्जाम वगैरह कहीं पर कुछ भी रहा करे, उसमें क्या है ना कि हम नंबर जो है सब जगह 100 नंबर के ही प्रश्न आते हैं। कोई अलग से स्पेशल प्रश्न नहीं आता, मतलब कि ऐसा नहीं कि कहीं पे 102 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं तो कहीं पे 104 नंबर के आ रहे हैं, इस तरह से कहीं नहीं होता है। हर जगह 100 नंबर कैसे आते हैं ये देखिए। जैसा कि हमने पहले हम लोग खंड का की भाई, इधर हम खंड का लिख लेते हैं, खंड का। ये जो है इसमें हम लोग को समकालीन विश्व के बारे में है। और खंड खा, खंड का में कितने अध्याय हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और अगर हम इधर नोट कर दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 7 8 और 9। और खंड इतने ही, यही जितने अध्याय इसमें इतने ही इसमें भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। साथियों देखिए, आपको मैं एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि हम जो है इसे जो है यूनिट में बांट के नंबर के बारे में बताएंगे, क्योंकि यूनिट का मतलब इकाई। हम लोग कोई भी किताब उठाए तो उसमें इकाई रहता है। इकाई का मतलब है कि जैसे ये जो है, हम आपको पहले एक के बारे में बता दें, इसको जो है ना 3 इकाई में बांटा गया है। ये एक इकाई है, ये दूसरी इकाई है, और ये दोनों सब मिला के ये तीसरी इकाई है, ठीक। और इसी को अगर हम मतलब इसमें देखें तो यही हाल इसमें भी है, 3 इकाई 3 इकाई 3 इकाई। हालांकि आप स्टेट बोर्ड्स के जो किताब वगैरह देखेंगे, किसी किसी में 4 इकाई है, सॉरी किसी किसी में अगर दोनों को मिला तो 7 इकाई है। मतलब कि खंड का में 4 इकाई आता है, खंड खा में 3 इकाई आता है, लेकिन हमको इकाई से ज़्यादा ध्यान अध्याय पर देना है। अब देखिए कि इसमें क्या है ना साथियों कि 15 नंबर के प्रश्न आते हैं। एक मतलब इन तीनों से अगर मिलाकर देखेंगे, मैंने कई साल के पेपर देखे, उसमें 15-15 नंबर के प्रश्न आए, और यही हाल इसमें भी था, 15 नंबर के प्रश्न इसमें से भी आए। और इसकी बात करें तो ये जो है टोटल 20 नंबर का प्रश्न आया है। नंबर किसमें से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, जब हम अध्याय आपको पढ़ाएंगे तब आपको अध्याय बताएंगे कि हाँ अध्याय 3 में से जो है 10 नंबर के आएंगे, 6 नंबर के आएंगे, 4 नंबर के आएंगे। और यही हाल अगर देखिए इसमें क्या है कि इसमें से जो 16 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो इसमें 18 नंबर के प्रश्न आते हैं, इसमें से भी 16 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब आप गिनती गिन सकते हैं, 15 15 15 30 30 और 20 50 नंबर के हो गए। मतलब कि आपको खंड का से 50 नंबर का प्रश्न आता है, तो वही खंड खा से जो है, खंड खा में जो है 16 32 और 18 50, मतलब 50 नंबर के प्रश्न आपके इससे भी आते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर लेना है तो इन्हीं समझ लीजिए कि आपको पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा नंबर आएगा तो हम आपको समझाएंगे। और आप इस मेरे वीडियो का आज का पूरा हो गया, मैंने पाठ्यक्रम की पूरी चर्चा कर ली है। यदि कहीं कुछ छूटा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको आगे के उसमें बताएंगे। रही बात कोरोना काल में, तो कोरोना अभी चल रहा है, तो जैसा कि 30% डिस्काउंट है, आप डिस्काउंट का फ़ायदा भी उठाइए। हम आपको सारे अध्याय पढ़ाएंगे। अगर जो अध्याय इसमें से नहीं आएंगे कोरोना में, मतलब कि हटाए गए, उन्हें आप ना पढ़िएगा, आप आगे पढ़िएगा। लेकिन अगर कोई नया अध्याय जोड़ा जाएगा तो हम उसको आपको अलग से बताएंगे, उसकी अलग से चर्चा की जाएगी। तो जैसा कि मेरा आज का वीडियो पूरा हुआ, हम आशा करते हैं कि आप, हमें आशा ही पूर्ण विश्वास है
कि आपको हमारे द्वारा समझाई सारी चीज़ें समझ में आई। अगर आपको वीडियो लंबी लग रही है, वीडियो पॉज कीजिए, चाय पी लीजिए, मुँह धो लीजिए, थोड़ा घूम आइए, टहल आइए, व्हाट्सएप पर मैसेज देख लीजिए, फेसबुक पे लाइक कर लीजिए, उसके बाद देखिए। जय हिंद, जय भारत।